नमस्कार प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम चर्चा में। चर्चा के तहत आज का विषय कोई बहुत चौंकाने वाला नहीं है। सुबह से जिस प्रकार का घटनाक्रम है उसके हिसाब से सारे दर्शकों को अनुमान है कि आज हम बात किस विषय के संदर्भ में। बिल्कुल हम बात करेंगे ईडी के संदर्भ में, जहां कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और भावी अध्यक्ष भी संभवतः राहुल गांधी पेश हुए। तो हमारा आज का विषय है ईडी में राहुल, हेराल्ड में गड़बड़ी या सियासत बड़ी। संदर्भ यह है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रहे राहुल गांधी और वर्तमान में कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी के संदर्भ में प्रवर्तन निदेशालय ने सम्मन भेजा और ये चाहा कि कांग्रेस का एक अखबार हुआ करता था नेशनल हेराल्ड, उसकी एक कंपनी होती थी एजेएल के शेयर को सोनिया गांधी और राहुल गांधी के बहुसंख्यक शेयरों के स्वामित्व वाली कंपनी को हस्तांतरित किया गया। और इस मामले को लेकर प्रवर्तन निदेशालय को लगता है कि बहुत बड़ी वित्तीय गड़बड़ी की गई। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी है जो ये बताती है कि नेशनल हेराल्ड इस देश की धरोहर है, केवल कांग्रेस के संदर्भ में नहीं बल्कि इस देश के संदर्भ में। आज़ादी से पहले नेशनल हेराल्ड ने एक बड़ी भूमिका निभाई थी, जिसकी स्थापना पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। बाद में ये कांग्रेस के मुखपत्र के तौर पर पहचाना गया, लेकिन समय गुजरने के साथ नेशनल हेराल्ड अपनी चमक कायम नहीं रख पाया। 3 अखबार निकलते थे। नेशनल हेराल्ड अंग्रेजी में निकलता था, इसके अलावा नवजीवन और दूसरा कौमी आवाज़, इस प्रकार से 3 अखबार निकाला करते थे। 3 अखबार बाद में शायद फाइलों में ही रह गए, लोगों के बीच में नहीं दिखे, लेकिन कर्जे बढ़ते गए। कुल मिलाकर अखबार अपनी चमक अपनी धार खोता गया और आखिरी में समाप्ति हो गया। कांग्रेस पार्टी के द्वारा इस अखबार को बनाए रखने के लिए भरसक कोशिश की गई। किश्तों में तकरीबन 10 साल के भीतर इस अखबार के लिए 90 करोड़ की राशि लोन के स्वरूप प्रदान की गई। जब अखबार इसको चुका पाने में कामयाब नहीं होता दिखा तो उसके बाद एक कंपनी बनाई गई जिसका नाम यंग इंडिया लिमिटेड है, जिसके 76% शेयर राहुल गांधी और सोनिया गांधी के पास रहे और बाकी शेयर कुछ अन्य कांग्रेस नेताओं के पास गए। सुब्रमण्यम स्वामी, जो ऐसे मामलों के संदर्भ में हमेशा सनसनी फैलाते हैं, इस मामले को लेकर अदालत गए और उनके द्वारा की गई शिकायत के आधार पर ईडी ने केस दर्ज कर लिया। ईडी ने 2014 में इस मामले में केस दर्ज किया। कांग्रेस का दावा है कि 2 साल बाद ही इस मामले में कुछ न निकलने पर फाइल बंद कर दी गई, पर 2018 में कांग्रेस ने जब 3 राज्यों में चमत्कारिक जीत हासिल की, राहुल गांधी एक नई संभावना बनकर उभरे तो इस फाइल को दोबारा खोल दिया। और कुल जमा 8 साल बाद अचानक ईडी को ऐसा लगा कि इस मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी से पूछताछ बहुत जरूरी है। उन्हें सम्मन दिया गया है। कांग्रेस पार्टी का मानना है कि ये कुछ नहीं, विपक्ष के नेताओं को परेशान करने की कोशिश है। गांधी परिवार को निशाने पर लेने के लिए केंद्र सरकार हमेशा प्रयत्नशील रहती है और इसके लिए केंद्रीय एजेंसियों को औजार बनाती है। आईटी, सीबीआई के अलावा आजकल एक नया और धारदार हथियार ईडी के रूप में है। तो इसी कारण से आज कांग्रेस ने पूरे देश में प्रदर्शन किया। ईडी के जितने कार्यालय हैं उन पे बाहर प्रदर्शन किया गया। दिल्ली में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किया गया। दिल्ली पुलिस ने इस प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी, फिर भी प्रदर्शन हुआ, दमदारी से प्रदर्शन हुआ। मल्लिकार्जुन खड़गे, दिग्विजय सिंह समेत तमाम नेता घसीटे गए, गिरफ्तारी में लाए गए। यहाँ तक कि भूपेश बघेल और अशोक गहलोत के संदर्भ में भी गिरफ्तारी दर्शाई गई। तो कुल मिलाकर आज हम समझने की ये कोशिश करेंगे कि क्या केंद्र में स्पष्ट बहुमत की सरकार वाकई कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार से इतनी डरी हुई है जिसके चलते ये कार्रवाई की है, या परिवार की विरासत के नाम पर गांधी परिवार के इन 2 लोगों ने, जिनका नाम राहुल गांधी और सोनिया गांधी है, एक हेराफेरी की और अपने परिवार की विरासत और कांग्रेस की आड़ लेकर अपने किए हुए पे पर्दा डालने की कोशिश है। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 4 खास मेहमान जुड़ रहे हैं, जिससे हम इस संवेदनशील विषय पर कुछ तार्किक बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस सिलसिले को शुरू करें उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र हमारा खुद का खोजा हुआ नहीं है। गांधी परिवार ने संदर्भ में आए इस संकट को लेकर कांग्रेस ने तमाम प्रकार के कोट सोशल मीडिया पर वायरल किए। उसमें से एक महात्मा गांधी का कोट हमें मिला, वही हम आज के विचार सूत्र के तौर पर साझा कर रहे हैं। उसमें महात्मा गांधी के हवाले से ये कहा गया कि आप मुझे जंजीरों में जकड़ सकते हैं, यातना दे सकते हैं, यहाँ तक कि आप इस शरीर को नष्ट कर सकते हैं, लेकिन आप कभी मेरे विचारों को कैद नहीं कर सकते। महात्मा गांधी ने जो ये कहा था उसे राहुल गांधी आज अपने आचार विचार से प्रस्तुत करने की चेष्टा कर रहे हैं। पार्टी बताने की कोशिश कर रही है कि राहुल गांधी एक व्यक्ति नहीं विचार है, और राहुल गांधी चूंकि स्पष्ट तौर पर केंद्र सरकार की नीतियों की खिलाफत करते हैं, इस कारण से मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी को राहुल गांधी बर्दाश्त नहीं होते हैं। इसलिए उनको घेरने के लिए पीठ पर वार करने की कोशिश है। ईडी के संदर्भ में पूरी कार्रवाई इसी रूप में है
एक नॉन प्रॉफिट कंपनी के संदर्भ में इस प्रकार के आक्षेप अपने आप में हैरत पैदा करते हैं। ऐसा कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता जो वकील भी हैं वो हमें बता रहे हैं, लेकिन वो हमें ये नहीं बता पाते हैं कि अगर मामला इतना ही सरल है तो अदालत से राहत क्यों नहीं मिलती है। लोग सवाल ये भी कर रहे हैं कि अगर मामला इतना सरल है तो अदालत के रास्ते से राहत पाने के स्थान पर सड़क पर प्रदर्शन के माध्यम से कांग्रेस साबित क्या करना चाहती है। तो इन्हीं सवालों को लेकर रुख करते हैं। हमारे साथ चार खास मेहमान हैं। हमारे साथ अनिल भारद्वाज जी हैं, दिल्ली कांग्रेस का बड़ा चेहरा है, चेयरमैन है कांग्रेस संचार विभाग दिल्ली के, संसदीय सचिव रहे हैं, दिल्ली सरकार में एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, तमाम जिम्मेदार पदों पर उनकी भूमिका रही है, मुखर आवाज है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के कटाक्ष प्रेमी डॉक्टर हितेश वाजपेयी, प्रवक्ता, वह भी साथ में है। अपनी बात को एक घुमावदार तरीके से कहने की उनकी शैली अद्भुत है। देखें आज इस विषय पर वो क्या कुछ हमारे बीच में साझा करते हैं। हमारे साथ राजकुमार सिंह जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार है, सीधी सच्ची बात करने के आदी हैं, और इनके बीच में कानूनी राय देने के लिए एपी सिंह जी, वरिष्ठ अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट, वो भी हमारे साथ में। आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आरोप प्रत्यारोप को लेकर कांग्रेस और भाजपा के दो वरिष्ठ नेताओं के बयानों को आपके बीच में साझा करते हैं। एक तरफ रणदीप सुरजेवाला है, दूसरी तरफ स्मृति ईरानी है। एक बार उनकी बात को सुनते हैं और सीधे अनिल भारद्वाज जी के पास रुख करते हैं। और आपका इलेक्शन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट अच्छी तरह से जानते हैं कि नेशनल हेराल्ड और यंग इंडियन की एक खोटी चवन्नी भी न कांग्रेस पार्टी ने, न हमारी अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी ने, न हमारे नेता श्री राहुल गांधी ने, कांग्रेस के किसी नेता या कार्यकर्ता ने आज तक नहीं ली, और न ही नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी से आप तनख्वाह, डिविडेंड या किसी प्रकार की राशि ले सकते। यहां तक कि आप तो नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी का शेयर भी नहीं बेच सकते, चाहे तो भी। वो केवल और केवल दूसरी नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी को ही दिया जा सकता है। इसलिए नेशनल हेराल्ड, यंग इंडिया, एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड, आजादी के संग्राम का ये अखबार, ये कांग्रेस नहीं, ये देश की धरोहर है, ये इस देश की विरासत है। जो जेल से बेल पर हैं, उन्होंने घोषणा की है कि आओ दिल्ली को घेरो, क्योंकि हमारा भ्रष्टाचार पकड़ा गया है। एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी पर दबाव डालने के लिए कांग्रेस शासित राज्यों के वरिष्ठ नेताओं को विशेष आमंत्रित किया गया है। इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के ऊपर दबाव डालना खुलेआम कांग्रेस की इस रणनीति को आप क्या नाम देंगे? भ्रष्टाचार के किन मुद्दों पर राहुल गांधी को तलब किया गया है, उन पर थोड़ा विचार करें। तो अनिल भारद्वाज जी, भ्रष्टाचार के मामले पर तलब किया गया और कांग्रेस समर्थन में कूद पड़ी। क्या माना जाए, अपने नेता के समर्थन में या भ्रष्टाचार के समर्थन में? ये भाजपा के सवाल है, क्या कहेंगे आप? द्विवेदी जी, ऐसा है, सवाल ये है कि जब स्मृति ईरानी जी कह रही थी कि एजेंसीज पे दबाव डालने की कोशिश, मैं समझता हूं कि जो इतनी बड़ी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं, सीबीआई हो, ईडी हो, इस तरह की जो सेंट्रल की एजेंसी हैं, उन पे अगर कार्यकर्ताओं की भावना में नेता के साथ जाने से दबाव पड़ता है तो ये तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि सही नहीं है। उन पे अगर कोई दबाव है तो वो सरकार का दबाव है। वो सरकार ये कोशिश कर रही है कि अपना दबाव बनाकर, जिस तरह से जो तस्वीर सामने है श्री राहुल गांधी जी के लिए या श्रीमती सोनिया गांधी जी के लिए, कि जो एसोसिएट जर्नल जो कंपनी है जिसने आज़ादी से पहले 1937 में जिसकी शुरुआत आपने भी बताया कि नेहरू जी और दूसरे हमारे कांग्रेस के नेताओं ने उसमें शेयर होल्डर होके की थी, आज जो यंग इंडिया में उसका ट्रांसफर हुआ है, सत्य ये है कि जिस तरह से लंबे समय से वो 3 अखबार, नेशनल हेराल्ड हो, नवजीवन हो या कौमी आवाज हो, आज प्रिंट मीडिया में बहुत दिक्कत है अखबार चलाने में, लोग उसको महसूस करते हैं। तो उसको किस तरह से उस आवाज को जिंदा रखा जाए जो देश की आजादी की आवाज बनी, वो सिर्फ कांग्रेस की धरोहर नहीं है, सत्य है कि वो धरोहर इस देश की धरोहर है। हम उसको, पार्टी उसको जिंदा रखना चाहती थी, उसके लिए यंग इंडिया में उसको ट्रांसफर किया गया, एक नई कंपनी जिसके अंदर जो शेयर होल्डिंग की बात है वहाँ बहुत क्लियर है, नो प्रॉफिट का
किसी भी तरह का अनिल प्रॉफिट जी, ना। ये गोल गोल बातों में कुछ रखा नहीं। आप लोग नेशनल हेराल्ड को जिंदा रखना चाहते थे, तो यंग इंडिया में ट्रांसफर करके क्या होने वाला था? आप थोड़ा सा इस पे हमें रोशनी देना। क्या ऐसी आफत आन पड़ी कि एजेएल के स्थान पर एक नई कंपनी बनाई गई, जिस कंपनी के 76% शेयर गांधी परिवार के पास में है, जो भाजपा का सवाल है? क्या ऐसी नौबत आई? मतलब इससे नेशनल हेराल्ड क्या बच गया? नेशनल हेराल्ड आज निकलता नहीं है, तो आपकी कोशिशें सफल कहां रही? कांग्रेस पार्टी इतना पुराना राजनीतिक दल जो यहां पे भावावेश में बातें कह रहा है कि ये देश की धरोहर है, धरोहर को तो आपने खत्म कर दिया। कोई नेशनल हेराल्ड निकलता नहीं, तो इस नाकामी के लिए भी कुछ कहिए। खत्म खत्म नहीं करा है। आप देखिए कि आज भी अखबार जो निकल रहे हैं, जी वो अखबार, हमारी लगातार ये कोशिश है, हमारे जो कार्यकर्ता, हम जैसे जो कार्यकर्ता हैं, उसके सालाना एक फीस उसकी देते हैं, जिससे कि वो अखबार चल सकें, जिसके लिए लगातार कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता प्रयासरत है। ये जी कहना कि जन भावना, जो हमारे कार्यकर्ता की भावना है अपने नेता के साथ, वो दबाव बनाने की कोशिश है, ये हास्यास्पद है। जहां तक एजेंसियों पे दबाव की बात है, सरकार दबाव बना रही है। जिस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है, सत्ता का दुरुपयोग करके एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, वो सारा देश देख रहा है। उसमें मैं कहूंगा कि बहुत कुछ कहने की आवश्यकता भी नहीं है। सब लोग नहीं, इस बहुत कुछ बात को कहने की जरूरत है अनिल भारद्वाज जी। अगर मामला इतना साफ सुथरा है, अगर मामला यही है कि सरकार या एजेंसी इरादतन बुरी नीयत के साथ, बुरी भावना से राहुल गांधी और सोनिया गांधी को परेशान करने की कोशिश कर रही है, तो इतने बड़े बड़े वकील आपके पास हैं, क्या देश का कानून संरक्षण देने के लिए पर्याप्त नहीं है? क्यों आपको वहां से राहत नहीं मिल रही है? और आज इस प्रदर्शन के माध्यम से क्या बताने की चेष्टा की है कि क्या आपका कानून पर भरोसा नहीं है, इसलिए आप चाहते हैं कि बड़े आदमी के ऊपर एजेंसी हाथ न डालें, और अगर हाथ डालेंगे तो हम सड़क पर उतर जाएंगे? क्या बताने की कोशिश है? कांग्रेस का संविधान में हमेशा भरोसा था, भरोसा है और भरोसा रहेगा। लेकिन विधि पूर्वक, विधि और विधान और संविधान के शासन कांग्रेस ने इतने साल अगर शासन किया, तो क्या कभी आपको कमजोर होती नजर आई डेमोक्रेसी या संविधान को? कहीं आप कमजोर होते हुए देख रहे हैं? आज जो हालात है, आज अगर हमारे नेता को इसलिए समन किया जाता है कि वो यंग इंडिया में डायरेक्टर हैं, क्या उन्होंने किसी एक पैसे का लेन देन किया है? क्या कोई सैलरी वहां से लिया है? कोई प्रॉफिट यंग इंडिया से उन्होंने लिया है? तभी तो आप कह सकते हैं ना। अगर हमारे कार्यकर्ता को ये लगता है कि हमारे नेता को सरकार के दबाव में एजेंसियों का दुरुपयोग करके तंग किया जा रहा है, तो कार्यकर्ता की भावना है, कार्यकर्ता सड़क पे आएगा। कार्यकर्ता निश्चित तौर पे अपना एसोसिएशन, तो कांग्रेस के अपना कार्यकर्ताओं को लग रहा है कि उनके नेता को इरादतन टारगेट किया जा रहा है। कौन कर रहा है? वो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार कर रही है। डॉक्टर हितेश वाजपेयी मेरे साथ में हैं। डॉक्टर हितेश वाजपेयी क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? ये सवाल है। देश के इतने सम्मानित परिवार के साथ इस प्रकार की बदसलूकी करके क्या संदेश देना चाहते हैं? एक। दूसरा, कांग्रेस पार्टी अपने संस्थान को बचाने के लिए प्रयत्न कर रही है। दावा है कांग्रेस के तमाम नेताओं का कि सोनिया गांधी या राहुल गांधी एक खोटी चवन्नी भी इनमें से किसी कंपनी से कभी नहीं पाए और ना ही पा सकते हैं। एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के संदर्भ में इस प्रकार के सवाल उठाकर आप सिवाय कीचड़ उछालने के कुछ नहीं कर रहे हैं। दो। और तीसरी और महत्वपूर्ण बात यह है कि 2014 में दर्ज हुए केस के संदर्भ में 8 साल बाद सम्मन क्या साबित करता है? इस देश में वाकई कानून का राज है या कुछ और ही चल रहा है? पहली चीज तो सारा जो मसला है वो ईडी, सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय और एक्यूज नंबर 1 सोनिया गांधी और एक्यूज नंबर 2 राहुल गांधी के बीच का है। हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। वकील साहब बैठे हुए हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं जब अदालत में या इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज अपना काम करती हैं तो वहां पे कोई राजनेता आके दूसरे दल का नहीं बैठ जाता है कि जो बयान लिखवा रहा हो या कुछ कर रहा हो। नंबर 3, आप देखिए, इसको समझिए। हमने भी इसको समझाया था, सब लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो कांग्रेस ही खाली समझदार है, हम लोग भी ये थोड़ा सा समझते हैं। सर, अब आजादी के बाद तो 5000 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने एक संस्था बनाई जी, उनका शेयर होल्डिंग था जी। वहां से चलते 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 आप सोचिए, जैसे महात्मा गांधी की कांग्रेस कब जाके राहुल गांधी की होगी किसी की समझ में नहीं आया। ऐसे ही 5000 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की बनाई हुई संस्था और प्रॉपर्टी
जब 5,000 करोड़ की हो गई तो वो 76% माँ बेटे की हो गई, 76%। कैन यू इमेजिन? जी 1,000 से के आसपास उसके शेयर होल्डर रह गए हैं गट के। एंड द 76% ओनरशिप बिलोंग्स टू एक्यूज नंबर 1 सोनिया गांधी, एक्यूज नंबर 2 राहुल गांधी। तो ये ओपन एंड शट केस है। दूसरी बात, आप बेनिफिट की बात कर रहे हैं कि साहब 50 लाख रुपए में यदि आपको 2,000 करोड़ की संपत्ति की मिल्कियत मिल रही है तो ये आपको ईडी को समझाना, हमें थोड़ा ना समझना था। जी भाई प्रॉपर्टी आपकी है और देश की है, जी देश की संस्था ईडी है देश की ओर से। आज हमारी सरकार है, कल आपकी हो जाएगी। 11-12 में हमारी वैसे भी सरकार नहीं थी जब ये केस शुरू हुआ, तभी बंद करा देते आप। क्या ये आपको उनको समझाना है? नहीं नंबर नहीं, ये 3 बिल्कुल उनको नहीं समझाना है, आपको ही डॉक्टर हितेश वाजपेयी समझाना है। ये 2011-12 में शिकायत की थी सुब्रमण्यम स्वामी जी ने, पर 2014 में जब कांग्रेस की सरकार बदल जाती है उसी के बाद ईडी उस शिकायत के आधार पर प्रकरण दर्ज करती है। तो इसलिए आप इतना अपने दामन को साफ मत बताइए, हमारा कोई रोल नहीं है। अदालत के संदर्भ में सुब्रमण्यम स्वामी थे, पर ईडी जो केंद्र सरकार के अधीन एक एजेंसी है जिसकी स्थापना 1956 में हुई, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अधीन है, बाकायदा केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार काम करने वाली एक संस्था है। उसने जो प्रकरण दर्ज किया है वो 2014-15 में किया है, जब केंद्र में आपकी स्पष्ट बहुमत की सरकार आ जाती है। तो एक तो ये बात हुई। दूसरा, आपसे जानने में दिलचस्पी है डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी, आपकी सरकार तो तत्परता से काम करने के लिए, त्वरित तरीके से काम करने के लिए ख्यात है। आप तो मतलब रात दिन काम करते रहते हैं। ये रात दिन काम करने के बाद भी 2014 में रजिस्टर्ड हुए केस के सिलसिले में 8 साल बाद सम्मन जाता है। 8 साल के अंदर तो व्यक्ति को सजा मिलने के साथ में बाहर आ जाना चाहिए, मतलब कोर्ट के जो प्रावधान हो उसके अंतर्गत। हमारे यहाँ ये सम्मन जा रहा है। इस कार्रवाई की, इस गतिशीलता के संदर्भ में भी डॉक्टर हितेश वाजपेयी जैसा गुणी प्रवक्ता हमारे साथ में है, कुछ टिप्पणी करें। एग्री, मान लिया तो जाके ईडी को ठोक देना चाहिए जी इनके वकीलों को खड़ा हो जाना चाहिए। अब कपिल सिब्बल ही भाग गए इनके जो केस लड़ रहे थे, हम क्या बताएं आपको। जी नहीं तो उनको जाके सुप्रीम कोर्ट में आज ही, जैसे आतंकवादियों के लिए नहीं 12 बजे खड़े हो जाते, जी जैसे अपने देशभक्त राहुल गांधी जी के लिए खड़े हो जाइए। बोलिए नहीं साहब 8 साल बाद आया, नहीं मानेंगे जी भाई। ये तो एपी सिंह साहब बताएंगे कि ऐसा यदि होता है तो इसकी क्या प्रासंगिकता। तो ऑफ फॉर इट ना, वो जी। फॉर द रिलीफ किसने रोका है? अच्छा, सम्मन हमने भेजा नहीं, जी। केस हम चला नहीं रहे, हम केस में पार्टी नहीं है कहीं से कहीं तक। जी संवैधानिक दृष्टि से आपके सारे अधिकार हैं। करप्शन जो किया परिवार ने किया, सड़क पे आपने पार्टी खड़ी कर दी। सैकड़ों पुलिस वाले देखो कैसे उनको बिठा बिठा के ले जा रहे हैं, थानों में चाय पिला रहे हैं, इसका खर्चा कौन देगा जी भाई? आप उनने क्या किया? अच्छा बताओ, पुलिस वालों का क्या दोष है? जी आम जनता का क्या दोष है जो सड़क पे दसने के? 3-3 दो मुख्यमंत्री इनके बच्चे, दोनों को उन्होंने दिल्ली बुला लिया। जी। और आपको और मैं अच्छी बात बताऊं, इस कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है, दिग्विजय सिंह मुख्यालय पहुंचे पार्टी के सब करने के बाद, बोले हाँ बताओ भाई कहाँ हाजिरी लगानी है मुझे। जी मतलब आप सोचिए, नामजद रूप से बुलाया गया आज सबको दिल्ली में हाजिरी लगाने के लिए। तो जी। परिवार का करप्शन और पार्टी का प्रोटेक्शन, जी। ये क्या है साहब? महंगाई के लिए आप सड़क पे आते, पेट्रोल डीजल की कीमतों के लिए आते, हमें अच्छा लगता था। जी भारतीय जनता पार्टी से लड़ लो, हमें अच्छा लगता है। ईडी से लड़के क्या मिलेगा? कल को मान लो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में इनका केस चला, तो जी। आप हाई कोर्ट को घेर लोगे क्या जाके? सुप्रीम कोर्ट को घेर लोगे क्या जाके? क्यों? तो क्योंकि डॉक्टर साहब हितेश राहुल वाजपेयी गांधी- लगातार ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, देखिए हम लोग बड़े मासूम लोग हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं वो केंद्रीय एजेंसी कर रही है, कहाँ हम लोगों को जबरदस्ती लपेटे में लिया जा रहा है। और हम सब लगातार पत्रकार वार्ता में तो इसलिए कर रहे हैं राहुल गांधी, सोनिया गांधी और कांग्रेस के खिलाफ, क्योंकि कांग्रेस हमारे ऊपर आरोप लगा रही है कि ये सब हमारा किया धरा है। इतनी स्वतंत्रता के साथ काम कराया जा रहा है कि कोई एजेंसी कुछ भी काम करे केंद्र सरकार को पता नहीं होता है, ऐसा डॉक्टर हितेश वाजपेयी का कहना है। मान लेना चाहिए हमें। तो इसका उत्तर किससे लूं? राजकुमार सिंह जी मेरे साथ हैं, देश के वरिष्ठ पत्रकारों में शुमार हैं, उन्हीं से जानने की कोशिश करता हूं, क्या आप डॉक्टर हितेश वाजपेयी की इस मासूमियत के साथ हैं राजकुमार जी, कि वाकई केंद्र सरकार इन सारे मामलों में कहीं कुछ पिक्चर में नहीं रहती है, भाजपा की नीति और नीयत पर संदेह का कोई कारण नहीं है, और कांग्रेस के सर्वोच्च परिवार के द्वारा एक बड़े पैमाने पर करप्शन को अंजाम दिया गया है, और अब उसके नतीजे सामने आने वाले हैं, तो बौखलाहट है, चिड़चिड़ाहट है, किसियाहट है, जिसका कारण से पूरी पार्टी को सड़क पर खड़ा कर दिया गया? मानसू जी, जी मेरा मानना है कि जो अभी तक कानूनी प्रक्रिया इस मामले में सामने आई है जी। विभिन्न स्तरों,
उसमें जो सवाल उठते हैं, ये तो नहीं कहूँगा वो निष्कर्ष हैं या कोई निर्णय है, उससे ये लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। जी अगर बार बार अदालत भी कह रही है कि जांच बनती है, जांच का मामला बनता है, तो कहीं कुछ तो ऐसा हुआ है जो नियम कानून प्रावधानों के प्रतिकूल है। जी अब वो क्या गड़बड़ है, जाहिर सी बात से जांच से पता चलेगी। जी दूसरी बात, हमारी व्यवस्था की विडंबना ये है कि हम कानूनी और राजनीतिक मामलों में घालमेल करने लगते हैं, जी और ये पहली बार नहीं है, हम अतीत से देखते आ रहे हैं। कमोबेश सत्ता में रहने वाले सारे दल इस तरह के हथकंडे अपनाते भी रहे पहले। दूसरा, कानूनी लड़ाई, मेरा अभी भी मानना है, तमाम आरोप प्रत्यारोप संदेह सवालों के बावजूद, कानूनी लड़ाई कानूनी प्रक्रिया से कानून के मंचों पर लड़ी जानी चाहिए। वो राजनीतिक लड़ाई अलग है। राजनीतिक लड़ाई लड़ने के लिए बहुत सारे मुद्दे, तो अगर राहुल गांधी को ईडी ने सम्मन किया इस मामले में, तो मुझे ये नहीं लगता कि उस पर कांग्रेस को कोई जन आंदोलन करने की पेशी वाले दिन जरूरत थी। नहीं, मेरा सवाल है राजकुमार जी, अगर कांग्रेस ये बता रही है कि ये कानूनी मसला नहीं बल्कि राजनीतिक दुराग्रह का मसला है, गांधी परिवार को साजिश के तहत केंद्र सरकार की एजेंसियों के द्वारा परेशान किया जा रहा है और ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को नाकाबिले बर्दाश्त है, और अपनी उस नाराजगी को, अपने उस असंतोष को, अपने उस विरोध को कांग्रेस ने अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से देश भर में व्यक्त किया, तो आपसे सवाल यह है बतौर पत्रकार, क्या कांग्रेस पार्टी का यह प्रदर्शन देश में यह संदेश दे पाने में कामयाब रहा कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी के साथ केंद्र सरकार साजिश कर रही है? कमोबेश वैसी ही साजिश अगर इतिहास के पन्नों को पलटकर देखें तो 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार अस्तित्व में आई थी तो इंदिरा गांधी के संदर्भ में भी ऐसी कार्रवाइयां थी और जनता में संदेश यह गया था कि यह दुराग्रह की सरकार है, ये द्वेषपूर्ण भावना से काम कर रही है। क्या आज का प्रदर्शन और ये पूरा घटनाक्रम देश में यह वातावरण बना पाने में कामयाब है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी इनोसेंट हैं, मासूम हैं, निर्दोष हैं और केंद्र सरकार इनको निशाने पर ले रही है? ये सवाल है। देखिए, जहां तक सरकार की कार्रवाइयों को लेकर सवाल है, पहले भी उठते रहे, और कहीं ना कहीं कांग्रेस से इतर जो बाकी विपक्षी दल हैं उनके नेताओं के खिलाफ जब जो कार्रवाई हुई उन्होंने वो सवाल उठाए। लेकिन मेरा सिर्फ कहना यह है कि चाहे विपक्ष के सवाल हों चाहे सत्ता पक्ष के आरोप, उनके बीच सच क्या है वो तो कानूनी प्रक्रिया से अदालत में तय होना है। और सभी लोग कहते हैं कि हम कानून पर हमारा अटूट विश्वास, तो हम कानून का रास्ता क्यों नहीं अपनाते और कानूनी मुद्दों पर राजनीतिक लड़ाई क्यों लड़ते? जैसा हम लोग बार बार कहते भी रहे हैं, इस देश में राजनीतिक मुद्दों की कमी नहीं है जिन पर कांग्रेस को बड़ा विपक्षी दल होने के नाते बार बार सड़क पर उतरना चाहिए। अगर वो उतरती तो आज के इस प्रदर्शन का जो आप कह रहे हैं शायद वो संदेश भी जाता, शायद वो संदेश जाता है। ये राजकुमार सिंह जी का कहना है, पर अनिल भारद्वाज इसमें कोई हस्तक्षेप कर देते हैं, उनका हस्तक्षेप सुनते हैं, फिर एपी सिंह जी के पास मैं कानूनी मसले पर बात करने के लिए चलूंगा। जी भारद्वाज साहब, आप कुछ हस्तक्षेप करना चाह रहे हैं? जी, मैं द्विवेदी जी एक बात कह रहा हूँ, देश विद्वेष की भावना या एजेंसियों को कहाँ से डायरेक्शन इशू हो रही है ये बहुत स्पष्ट है। अगर कोई नेता, राजनेता, कोई कार्यकर्ता अगर दूसरे दल में है, आज विपक्ष में है, तो एजेंसियों का उस पर सारे कार्यक्रम चलते हैं, और अगर वो भाजपा के साथ चले जाते हैं तो वो एजेंसियां शायद वहां स्थिर हो जाती हैं और वो केसेस जो हैं वो पेंडिंग फाइल में चले जाते हैं। ये देश देख रहा है। अनिल भारद्वाज एक तार्किक बात कह रहे हैं कि पिछले 8 साल के ट्रैक रिकॉर्ड को देखिए, लगातार जो लोग केंद्र सरकार के खिलाफ मुखर हैं, विपक्ष में नेता की भूमिका में हैं, उन्हें चुन चुनकर अलग अलग एजेंसियों के द्वारा निशाने पर लिया जा रहा है और वो एक लंबी फहरिस्त है। कई मंत्री अभी जेल के अंदर पड़े हुए हैं जो विपक्षी दलों से ताल्लुक रखते हैं। तो इस हवाले से अनिल भारद्वाज का ये तर्क है। लेकिन मैं एपी सिंह साहब आपके पास आना चाहता हूं और इस कानूनी विसंगति के संदर्भ में बात करना चाहता हूं। एक प्रकरण दर्ज 2014 में होता है, समन 8 साल बाद। क्या ये द्वेषपूर्ण कार्रवाई का उदाहरण है या कानूनी तौर पर इतना समय जांच एजेंसियों को लगता ही है? कोई हाय तौबा मचाने की जरूरत नहीं है, हमारी गति ही ऐसी है, हम इतना पारदर्शिता के साथ उतना ठहर ठहर के काम करते हैं कि 8 साल के 18 साल भी हो जाए क्या फर्क पड़ता है?
नहीं, आपका सवाल जायज है और ये सवाल आपका, क्योंकि आप एक ऐसे बौद्धिक पत्रकार हैं जी जो कि पूरे देश में, उत्तर भारत में खासकर जहां आपका चैनल देखा जाता है ज्यादा, वहां मैसेज पहुंचता है। आपके सवाल लाखों लोगों के सवाल हैं, जी आप लाखों लोगों की आवाज की तरह बात कर रहे हैं। सवाल बहुत वाजिब है और बात बिल्कुल सही है। 8 साल क्यों लगे? 8 साल लगे तो फिर आम आदमी के केस में क्यों नहीं लगे? राहुल गांधी के केस में, सोनिया गांधी के केस में क्यों लगे? कंप्लेनेंट जब है, कंप्लेनेंट सुब्रमण्य स्वामी है, 2012 में कंप्लेंट देते हैं, 2014 में रजिस्टर्ड होता है जब सरकार बदलती है। उसके बाद होता है 50 लाख से 2000 करोड़ बनने की बात आती है। ये ऐसी कौन सी मशीन जो 50 लाख रुपए थे उस समय लगाए गए और 2000 करोड़ हो गए? ये बहुत बड़ा विषय है और निश्चित तौर पर हमें पहली बात ये समझना चाहिए, जब ये केस हुआ, जब केस चालू हुआ, उसके बाद कोर्ट ने संज्ञान लिया, ऑनरेबल कोर्ट ने संज्ञान लिया, ऑनरेबल कोर्ट तक बात पहुंचेगी। अभी जांच एजेंसियां काम कर रही हैं, जांच एजेंसियां ईडी हैं, जांच एजेंसियों पर सदैव से सत्ता के दुरुपयोग का आरोप लगता रहा था, लगता रहा है, लगता रहेगा। इसको ना डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी मना कर पाएंगे, न कांग्रेस के प्रवक्ता अनिल भारद्वाज जी मना कर पाएंगे। ये राजकाज है, राजा के द्वारा अपने हिसाब से सत्ता चलाने का उनको अधिकार होता है। कहाँ गलत है? कुछ विसंगतियां होती हैं, कुछ इसमें दुर्भावनाएं भी आती हैं, लेकिन बात यहाँ पर ये है, आज उन्होंने, अच्छी बात ये रही कांग्रेस के लिए, राहुल गांधी को जो समय दिया गया वो पेश हुए, एक अच्छे नागरिक की तरह पेश हुए, ये अच्छी बात रही। जी सोनिया गांधी को कोरोना हुआ, वो भी चलता है, कभी किसी के साथ कभी भी कोरोना तो कहीं पहुंच जाता है, उसको कहीं कुछ बुलाने की जरूरत नहीं होती, हो जाता है। अब वो आगे पेश होती हैं। बेटा माँ के पास मिलने जाए, स्वाभाविक है, जब माँ बेटा बेटी तीन ही लोग हैं परिवार में तो कौन मिलने जाएगा साहब? वो तो मिलेंगे, परिवार होता है, माँ बेटा मेटे, दर्द का दर्द होता है। अब मोदी जी जाते हैं मिलने माँ से, अच्छी बात है, योगी जी जाते हैं, लोग उस पर सवाल करते हैं, तो माँ बेटे तो मिलना होता है। केस हो, बुरा वक्त होता है, कोर्ट कचहरी थाना, काला कोट, खाकी कोट, सफेद कोट, ये 3 कोट ऐसे हैं जब जिनमें व्यक्ति जाता है तो उसके साथ लोगों की सिंपैथी, उसके परिवार की सिंपैथी बढ़ती है और लोग मिलते हैं। ये भी बात ठीक हो गई। बात यहाँ डिले की, जस्टिस डिले जस्टिस डिनाइल, 8 साल लगा। इन एजेंसियों के मामलों में ऐसा अक्सर देखा जाता है कि इन्हें टाइम वर्क भी लगता है, काम का वर्कलोड भी ज्यादा है, लेकिन 8 साल कुछ ज्यादा ही लग गए। अब 7 साल से तो कांग्रेस ही सत्ता में है, 7 साल से तो बीजेपी सत्ता में है, भारतीय जनता पार्टी। तो ये काम पहले, अगर दुर्भावना की प्योर अगर दुर्भावना की बात करें, प्योर दुर्भावना नहीं है, प्योर दुर्भावना होती तो 2014 के बाद 15 में ही शुरू हो जाता काम। लेकिन जांच चल रही है, जांच एजेंसियां होनी चाहिए, कोर्ट पर भरोसा रखना चाहिए, कोर्ट पर सभी को विश्वास रखना चाहिए, कोर्ट पर राहुल गांधी को भी भरोसा होना चाहिए और सभी भाजपा को भी होना चाहिए। और ये हमाम साहब ऐसा है, हिमांशु द्विवेदी जी, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, प्रधान संपादक हैं, ये हमाम ऐसा है, ईडी, सीबीआई, आईटी, आज आप इनके लिए कर रहे हैं तो कल वो उनके लिए करेंगे। सत्ता आती है जाती है, सभी इस हमाम में सारे नंगे सभी लोग ऐसे ही हैं। एपी सिंह जी का लेकिन कहना यह है कि कानून पर भरोसा करना चाहिए, अदालत की ओर रुख करना चाहिए। लेकिन मैं अनिल भारद्वाज जी थोड़ा विषय को एक दूसरी दिशा में ले जाना चाहता हूं। कांग्रेस बार बार कह रही है इस प्रकरण के संदर्भ में कि इरादतन विपक्ष के नेताओं को टारगेट करके इन एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। मोदी सरकार केवल और केवल विपक्ष के नेताओं को परेशान कर रही है। आपकी पार्टी के सर्वोच्च नेता अर्थात सोनिया गांधी और राहुल गांधी को निशाने पर लिया गया है, पूरा विपक्ष खामोश है। इतने अकेले क्यों पड़ गए आप लोग? ये एक सवाल है। सुबह से शाम होने को आई है, सारे ट्वीट देख रहा हूं, ना शरद पवार कोई समर्थन में बोल रहे हैं, ना अखिलेश यादव की कोई आवाज निकल रही है, ना ममता बनर्जी कह रही है गलत हो रहा है। क्या हो गया? ये अचानक कांग्रेस इन आरोपों के संदर्भ में अलग थलग है। कई विपक्षी नेताओं ने भी तो नहीं मान लिया है कि आप लोगों ने गड़बड़ की हुई है? अलग थलग नहीं है, अपनी सोच और भावना है, उनकी अभिव्यक्ति वो करेंगे। मैं उनके संदर्भ में ये नहीं कह सकता कि इस विषय पे उन्हें तुरंत कोई अपनी भावना अभिव्यक्त करनी चाहिए थी। सवाल ये है कि आपने कहा कि द्वेष और विद्वेष या बदले की भावना, विच हंटिंग जिसे हम कह सकते हैं, कि जी ये आप एक ट्रेंड देखिए 7-8 साल का, कि जब कोई टीएमसी का भी हम उसमें देख सकते हैं, हम एनसीपी का भी उदाहरण उसमें देख सकते हैं, कांग्रेस के भी देख सकते हैं,
हमारे साथ अगर कोई एसोसिएट था लीडर, उस पे किन्होंने आरोप लगाए? भाजपा ने आरोप लगाए, उनको डाला कि साहब इन पे ये भ्रष्टाचार के आरोप हैं। और जैसे ही वो यहाँ से क्विट करके अगर वो ज्वाइन कर लेते हैं भाजपा, तो वो कौन सी मशीन है जिसमें उनका जो सारा गंद है वो साफ हो जाता है भाजपा की नजर में या एजेंसियों की नजर में, और वो पूरे पाक साफ हो जाते हैं। आप टीएमसी में तो देखिए कि पहले कितने साल इस तरह का रहा है। तो हमारा ये कहना है, हमें एजेंसियों के काम करने की कोई तकलीफ नहीं है। हम ये कहते हैं कि विधि विधान संविधान के अनुसार एजेंसियां भी अपना काम करें, लेकिन वहां जहां दबाव है, ये कहना कि कांग्रेस का कार्यकर्ता अगर सड़क पे आता है तो उससे एजेंसी पे दबाव पड़ता है, हम तो नहीं मानते। एजेंसी की विश्वसनीयता इतनी कमजोर है कि वो उससे दबाव में आ रही है। हम ये मानते हैं कि जन भावनाएं, हमारे कार्यकर्ता की भावनाएं, वो अपने नेता के साथ खड़ा हुआ है, नेता सत्य के साथ खड़े हैं, हम उनके साथ खड़े हैं। और अगर एजेंसी दबाव में है तो सरकार के दबाव ये में। जन भावना के तहत कार्यकर्ता कहाँ साथ में खड़े हैं? अब आपने बाकायदा आपकी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष को सम्मन दिया गया है, पूर्व अध्यक्ष को सम्मन दिया गया है, आपने सबको दिशा निर्देश दिया है कि भाई सारे सांसद दिल्ली पहुंचो, आगे प्रदर्शन में शामिल होना है। तो ये जन भावना स्वस्फूर्त का रहा। पार्टी ने एक विधिवत कार्यक्रम दिया और कार्यक्रम ये दिया कि सारे प्रदेश कार्यालयों में के मुख्यालय, जहां पर ईडी का कार्यालय है, और दिल्ली में आकर प्रदर्शन करना है। ये स्वस्फूर्त नहीं, ये पार्टी का कॉल है, आह्वान है। पार्टी को इस बात को लेकर बहुत शिकायत है कि हमारी पार्टी के नेता को, सोनिया गांधी और राहुल गांधी को आप तलब करेंगे, आपकी इतनी हिम्मत। पर आपसे जानना ये चाहता हूं अनिल भारद्वाज जी कि अगर आप वाकई संविधान में भरोसा रखते हैं, अगर इस देश की कानून व्यवस्था में आपका यकीन है, तो क्या आप मानते हैं कि इस देश के कानून को व्यक्ति के अनुसार अलग अलग देखना चाहिए, राजा और रंग के संदर्भ में अलग व्यवहार करना चाहिए, राजा और रंग के लिए न्याय अलग होना चाहिए? इस देश में अगर आक्षेप हैं तो उसकी प्रक्रिया राहुल गांधी हो या कांग्रेस का आम कार्यकर्ता, समान रूप से होना चाहिए। या आपको ये बुरा लग रहा है, नहीं राहुल गांधी से अगर बात भी करनी है तो ईडी के लोग जाके मिले, बुला कैसे लिया, यह कर रहा है आपको? नहीं, कांग्रेस पार्टी या किसी कार्यकर्ता ने ये नहीं कहा कि हमें ये बुरा लग रहा है कि क्यों बात कर रहे हैं। हमने ये कहा है कि इसमें जो सच है वो सामने आएगा। सच साफ है कि एक ऐसी कंपनी जिसमें प्रॉफिट मेकिंग है नहीं, जिसमें किसी डायरेक्टर को ना बेचने का अधिकार है, ना कोई वेतन पाने का अधिकार है, ना कोई फायदा लेने का अधिकार है, तो जब 1 रुपए का भी लेन देन नहीं हुआ तो उसमें भ्रष्टाचार कहाँ से आ गया? ये जो अगर पहले एजेंसी ये देख रही थी कि इसमें केस ही नहीं बन रहा है, और आने के बाद आप किसी को हितेश वाजपेयी जी का बड़ा सरल सा सवाल है। दिल्ली के पॉश एरिया में एक बिल्डिंग है जो नेशनल हेराल्ड के नाम पर बताई जाती है, करोड़ों रुपए उसकी कीमत बताई जाती है। ये बहस का विषय हो सकता है कि वो 200 करोड़ की है या 2000 करोड़ की है। और यंग इंडिया जिसके पास उसका स्वामित्व आया है, उसमें लगी हुई पूंजी केवल 50 लाख रुपए है। वो 50 लाख रुपए लगाकर उस बिल्डिंग का स्वामित्व उस कंपनी के पास आ गया है। अब अगर यही कदाचार की श्रेणी में नहीं आएगा तो इस देश में कदाचार की श्रेणी में किसको देखा जाएगा, ये एक सवाल है। किसी सरकारी बिल्डिंग पे तो कांग्रेस ने अपना एसोसिएट नहीं बिठाया, कांग्रेस ने नहीं कहा। ये हमारी धरोहर निश्चित तौर पे, ये आजादी के पहले जो नेशनल हेराल्ड की बिल्डिंग है, इनका स्वामित्व जो शेयर होल्डर्स थे वो। अनिल भारद्वाज जी, बाकी सारे छोड़िए, एसोसिएट जनरल लिमिटेड जिसके पास नेशनल हेराल्ड का स्वामित्व था, एजेएल जिसका नाम उल्लेख किया जा रहा है, जिसको कांग्रेस पार्टी के द्वारा किश्तों में तकरीबन 90 करोड़ रुपए की भारी भरकम राशि लोन की शक्ल में दी गई, ऐसी क्या नौबत आन पड़ी जिसके चलते एजेएल का स्वामित्व यंग इंडिया के हवाले किया गया? थोड़ा इसे समझा दें। बाकी सारी तो हितेश वाजपेयी जी का तो काम ही है कांग्रेस को बर्बाद करना, भारतीय जनता पार्टी संकल्प के साथ जुटी है। पर यह सवाल है कि एजेएल किस रूप में अक्षम हो गई कि एक नई कंपनी यंग इंडिया लिमिटेड के हवाले उसका स्वामित्व करना पड़ा, ये बताएं। जो हालात, पत्रकार, आप तो सम्मानित पत्रकार हैं, आप देखते हैं कि जो प्रिंट मीडिया है उसके हालात क्या है। आज जिस तरह से सफर कर रहा था एसोसिएट जर्नल के तहत, जो दिक्कतें आ रही थी फाइनेंशियल, उनसे कोई रास्ता निकालने के लिए कि उसको नए सिरे से स्ट्रेंथन किया जाए,
उस उन अखबारों को पूरे अच्छे तरीके से चलाया जाए, जहाँ आप उसे ये मान सकते हैं कि वो कांग्रेस की सिद्धांतों या रास्तों को या नीति रीति को प्रचारित करते हैं या बताते हैं, तो उसमें क्या गलत हो गया? क्या वो किसी और की प्रॉपर्टी थी जिसपे किसी और अनिल ने जी, आप कब्जे अभी कर- भी तर्क नहीं दे पा रहे। इतना गंभीर मसला है, इतनी गंभीर बहस है। एजेएल के स्थान पर यंग इंडिया लिमिटेड को अस्तित्व में लाकर उसके हवाले इन तीनों अखबारों और उनकी संपत्तियों को करने से किस उद्देश्य की प्राप्ति हुई, ये सवाल है। यंग इंडिया लिमिटेड ने कितने हजार करोड़ का निवेश इन अखबारों, इस संस्थानों को बचाने में कर दिया, या तो आप इसका उल्लेख करें। कुल मिलाकर ये सवाल है जो हितेश वाजपेयी जी कह रहे हैं कि गांधी परिवार ने करोड़ों रुपयों की संपत्ति को एक प्रकार से निजी स्वामित्व में ले लिया। कांग्रेस पार्टी का तमाम दानदाताओं के से प्राप्त रुपया जो 90 करोड़ था उसको राइट ऑफ कर दिया गया। क्या कांग्रेस को जिन्होंने दान दिया था इस उद्देश्य से दिया था, ये स्मृति ईरानी आज सवाल कर रही थी। गंभीर प्रश्न है। आप जैसा विवेकवान प्रवक्ता हमारे साथ है, इनके उत्तर तो आप देना चाहेंगे ना, ताकि जनता के बीच में भ्रम की स्थिति बनाने की आपके अनुसार जो कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है वो दूर हो सके, आप निष्फल कर सके। नहीं, गांधी परिवार बहुत स्पष्ट है। गांधी परिवार चाहे आजादी से पहले इस देश की आजादी के लिए लड़े हो, इस देश की आजादी को बरकरार रखने के लिए लड़े हो। गांधी परिवार का इतिहास है। गांधी परिवार ने इस देश के लिए बलिदान दिया। गांधी परिवार, नेहरू परिवार ने अपनी निजी प्रॉपर्टियां इस देश के आजादी की लड़ाई में लगाई हैं। उन्होंने कभी फाइनेंशियल फायदे, ये दूसरों की प्रॉपर्टियों की जरूरत नहीं है। अगर वो अपनी प्रॉपर्टियों को लोगों के लिए समर्पित कर रहे थे, जनता देश के लिए, वो किसी और की प्रॉपर्टी से क्यों फायदा उठाएंगे? ये तो अखबार है, अखबार को पार्टी चलाना आपकी चाहती दलील है। बहुत जबरदस्त है अनिल भारद्वाज साहब। मोतीलाल नेहरू, उन्होंने अपना भवन उस दौर में कांग्रेस पार्टी और देश के लिए दे दिया, स्वराज भवन जिसे कहते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने अपनी पूरी संपदा जो है देश के लिए दे दी, आनंद भवन को हम जिसे जानते हैं। लेकिन यहाँ पर पंडित मोतीलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी के संदर्भ में सवाल नहीं हो रहा कि वो क्या कुछ करके चले गए खराब। बात हो रही है कि जिनके पास ऐसी उत्कृष्ट विरासत थी, जिन्होंने अपनी संपत्ति भी देश और पार्टी के लिए समर्पित कर दी, आज उन्हीं के उत्तराधिकारी इस सवाल के कटघरे में हैं कि उन्होंने पार्टी की संपत्ति को, पार्टी की धरोहर को निजी संपत्ति में तब्दील करने की कोशिश की। बहुत गंभीर किस्म का आक्षेप है। आपसे कुछ तार्किक उत्तर की अपेक्षा हमारी है अनिल जी। देखिए, मैंने कहा कि जो रास्ता उस परिवार का रहा है जी, उसका आपने और अच्छे से विश्लेषण किया। आपने भी उसमें अपनी बात जोड़ी, मैं आपका धन्यवादी हूँ। निश्चित तौर पे वो लोग कभी भी इस तरह का कोई एक्ट नहीं कर सकते। हमारा ये मानना है, कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता ये महसूस करता है कि नेशनल हेराल्ड को चलाने के लिए, उसको लाने के लिए कांग्रेस पार्टी के लीडरशिप ने ये तय किया कि उसको किस तरह आज हम उसको नए फ्लेवर के साथ हम जिंदा रख सकते हैं उन अखबारों को। इसको स्ट्रेंथन करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने काम किया, उसकी लीडरशिप ने काम तो किया। अनिल भारद्वाज जी हमें दो बातें बता रहे हैं कि एक तो गांधी परिवार के देश के संदर्भ में योगदान को देखिए, इस परिवार का इतिहास क्या रहा है, इस परिवार ने देश के लिए क्या कुछ समर्पित नहीं किया है। तो उस परिवार के उत्तराधिकारियों के संदर्भ में ऐसी ओछी किस्म की आक्षेपों की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ये अक्षम्य अपराध है। डॉक्टर हितेश वाजपेयी मेरे साथ में। हितेश जी, शर्मिंदगी महसूस नहीं हो रही? जिस परिवार का इतना समर्पण देश के संदर्भ में रहा है, आज उस परिवार को ऐसे ओछे आरोपों के संदर्भ में आप सड़क पर लाने की कोशिश कर रहे हैं और मासूमियत के साथ कह रहे हैं कि देखिए हमने क्या किया है, और इससे ज्यादा क्या करना चाहते हैं? देखिए हिमांशु जी, देश बड़ा या परिवार जी परिवार तो सुभाष चंद्र बोस का भी रहा है साहब, परिवार तो बाल गंगाधर तिलक का भी रहा है, जी सभी का रहा है। तो उनको तो छोड़ दो, क्योंकि साहब कांग्रेस के लिए वो महत्वपूर्ण नहीं है। जी और मैं यदि देखो साहब, बुरा लगेगा आपको, लेकिन मैं थोड़ी सी सच्चाई आपको बता दूं कि आनंद भवन दिया आपने, तो आपने पूरी कांग्रेस तो ले ली साहब, पाकिस्तान बना दिया, सब कर दिया, सत्ता ले ली। और आप सोचो, नेहरू परिवार है, वो गांधी तो है ही नहीं। कौन गांधी है? अच्छा तो आप बताइए साहब। इंदिरा जी के पतिदेव का नामकरण गांधी जी के नाम से हुआ है। वो गांधी जी थे, फिरोज खान साहब थे। तो उल्टा है, बल्कि इन्होंने फिरोज खान साहब का नाम सत्ता के लिए छोड़ दिया। खैर अपन उस डिबेट में नहीं जाते हैं, पर देखिए आप अवसरवाद सब उस कुछ कर परिवार लेते हैं में- फिर भी जाते नहीं है हितेश जी। यही कमाल का काम आप करते हैं।
मतलब कमाल है आप। महात्मा गांधी के प्रति आपका समर्पण है, उनके प्रति सम्मान है, और महात्मा गांधी ने किसी व्यक्ति को इतना योग्य, इतना सक्षम, इतना पात्र पाया कि उन्हें अपना उपनाम दे दिया, तो वो आपको सराहनीय नहीं लगता है? आपको ये कहने में बहुत संतोष मिल रहा है कि उनका नाम फिरोज खान था, हालांकि उनका नाम फिरोज खान भी नहीं था। ये भी एक ऐतिहासिक तथ्य है। एक पारसी व्यक्ति को मुसलमान बनाने की कोशिश आप जिस तरीके से करते हैं, ये भी एक अक्षम्य अपराधी है मेरे विचार से। लेकिन फिर भी आपसे जो सवाल है वो वर्तमान संदर्भ में है। राहुल गांधी और सोनिया गांधी के संदर्भ में कांग्रेस की बचाव में दलील यह है हितेश जी कि उन्होंने एक ऐसी संस्था बनाई जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, अर्थात जिसका कोई लाभ निजी तौर पर उन्हें मिल ही नहीं सकता, फिर भी उन पर आक्षेप है कि उन्होंने कदाचार किया। इसी को लेकर सवाल है, इस पर कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, मैं तो बोल दूंगा हिमांशु जी, आपने रोक दिया। मैं हालांकि उसमें नहीं जाना चाहता। भारद्वाज जी चले गए जबरदस्ती, हमको कहानी किससे सुनाने लगे जी तो हमने कहा दो तीन हम भी बता दें। मैं क्षमा चाहता हूँ, वापस आ जाता हूँ मैं, जी क्योंकि देश अब समझदार हो गया है। अब वो केवल रोमिला थापर नहीं पढ़ता है, बहुत कुछ पढ़ता है। जी तो अब देखिए, हम आज के दौर में यदि आ जाएं जी तो मैं सभी पैनलिस्ट की क्यों अपन बड़ी बड़ी गोल गोल बातें करें। जी चलो ठीक है, चलो इस देश में अपन तय कर लेते हैं कि भाजपा की सरकार होगी तो हम कांग्रेस के घोटाले सामने लाएंगे, और भैया हम तो खुला निवेदन है, कांग्रेस की बन जाए तो हमारे ले आना। जी इस बहाने देश की संपत्ति तो बचेगी साहब, जी नहीं तो ये राजनीति की वजह से साहब पूरा देश खा डाला। 5,000 लोगों ने अपने घर की पूंजी लगा के कड़े और अंगूठियां उतार कर साहब नेशनल हेराल्ड की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने स्थापना करी, जी और ये माँ बेटे दोनों खाए ले रहे था। 76% भागीदारी था, 76%। 5,000 लोगों ने कैसे इकट्ठा किया होगा, कभी आप सोचिए साहब। जी तो ये भावना कहाँ से कहाँ आ गई? ये सबके सामने क्यों साहब आप बड़ी बड़ी बातें करते हो? दूसरी बात, मैं सिंह साहब से बहुत ज्यादा सहमत हूँ। जी सिंह साहब ने बड़े मार्मिक तरीके से पारिवारिक परिदृश्य प्रस्तुत किया। अभी माँ बढ़ती है, बेटे को ये है, बहू को ये है, दामाद को ये है, फलाना, अच्छी बात है। पर साहब सड़क पे तो परिवार नहीं था सिंह साहब, जी ये सड़क पे क्या किया है? तो ये जो होता है ना, ये इससे आपकी भावनाओं को सर ये लोग अनादर कर रहे हैं। जी मतलब आपने बहुत अच्छे से रखा, मतलब मैं भाव विहल हो गया 2 मिनट के लिए। मुझे लगा मुझे भी आना चाहिए था फैमिली के साथ। जी लेकिन मैंने जब ये देखा ना सर, दो मुख्यमंत्रियों को बुला लिया, दिग्विजय सिंह बोल रहे हैं कहाँ हाजिरी लगानी में आ गया हूँ, जी तो ये सब नहीं करना चाहिए। तो आप क्या मानते हैं, समर्पित कार्यकर्ता केवल भारतीय जनता पार्टी के ही अधिकार क्षेत्र का विषय है? कांग्रेस को समर्पित कार्यकर्ताओं को रखने का कोई अधिकार नहीं है? अगर दिग्विजय सिंह आज इतनी वरिष्ठता के बाद भी हस्ताक्षर करने के लिए तत्पर हैं, तो हितेश वाजपेयी जी परेशान क्यों हैं? भाई उनके समर्पण को सराहिए हितेश जी। मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी 9 घंटे एसआईटी के सामने बैठे। भारतीय जनता पार्टी तो सड़क पर नहीं आई थी साहब, हमने उसको फेस किया। आपने आज के वर्तमान गृह मंत्री जी पर गंभीर आरोप लगाए, उनने उसको फेस किया, सबसे गुजरे। हमने कोई आंदोलन तो नहीं किया साहब। तो जब लीगल प्रोसीडिंग में सिंह साहब का बहुत बड़ा प्रश्न था, वहां पर बड़े बड़े बलात्कारी छूट जाते हैं, हत्यारे छूट जाते हैं, तो राहुल गांधी तो छूट ही जाएंगे। कहाँ चिंता कर रहे हो भाई, 8 साल हो। अच्छा दूसरी बात भाई, 2012 में रजिस्टर हुआ, ये कोई समझाने की जरूरत है कि वो अपनी सरकार में अपने ऊपर केस चलवाते? इसका तो सीधा राजतंत्र नहीं है भैया। माफ कीजिएगा, फिर तथ्यों के साथ में खिलवाड़ कर देते हैं हितेश भाई बड़ी चतुराई के साथ। बोले 2012 में केस रजिस्टर्ड हुआ। 2012 में सरकार की किसी एजेंसी के द्वारा केस रजिस्टर्ड नहीं हुआ। इस देश के न्यायालय सरकार के अनुसार संचालित नहीं होते हैं। सुब्रमण्य स्वामी के द्वारा जो शिकायत दर्ज की गई थी वो किसी केंद्रीय एजेंसी के सामने नहीं, बल्कि सीधे अदालत में दाखिल की गई थी, और अदालत में दाखिल गई शिकायत को सरकार बदलने के बाद ईडी के द्वारा संज्ञान में लिया गया और केस रजिस्टर्ड किया गया। तो इसी के कारण से कांग्रेस को यह मौका मिल रहा है कि वो ये बताए कि राजनीतिक दुर्भावना के तहत इरादतन ये कार्रवाई की जा रही है। बहरहाल मैं चर्चा को आगे बढ़ाता हूं और राजकुमार सिंह जी के पास में जाना चाहता हूं प्रदर्शन को लेकर। मूल मुद्दा यह है कि यह राजनीतिक दुराग्रह का विषय है या आर्थिक कदाचार का विषय है। उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि आज इस प्रदर्शन के माध्यम से क्या कांग्रेस कुछ पा सकी, क्या कांग्रेस को कुछ हासिल हुआ? जनता के स्तर पर, संगठन के स्तर पर, पार्टी के स्तर पर, विषय के स्तर पर क्या कुछ कांग्रेस इतनी मशक्कत के बाद पा सकी? बतौर पत्रकार राजकुमार सिंह जी, इस संदर्भ में आपका आकलन चाहिए। देश भर में प्रदर्शन किया है आज कांग्रेस ने, दिल्ली में प्रदर्शन किया है, केसी वेणुगोपाल जैसे वरिष्ठ राजनेता को सड़कों पर घसीटा गया, ये दृश्य देश ने देखा है। क्या इन सब के माध्यम से जनता के मन में कांग्रेस के लिए, कांग्रेस के दोनों बड़े नेता अर्थात सोनिया गांधी और राहुल गांधी के लिए कोई सद्भावना, कोई सद्भाव पैदा हुआ होगा? इसके संदर्भ में आपका आकलन। मानसू जी इजाजत हो तो टिप्पणी छोटी छोटी मैं करना चाहता हूँ जी। अनिल भारद्वाज जी ने कहा जी कि
कांग्रेस का योगदान, आजादी की लड़ाई में देश के लिए परिवार का योगदान, इससे इनकार कौन कर सकता है? मुझे लगता है कोई भी नहीं राजकुमार जी, मैं तर्कसंगत व्यक्ति आपका बहुत सम्मान है और आपकी टिप्पणी का भी बड़ा सम्मान है, पर पिछले कुछ समय से देश में ये बताने की भरसक कोशिश की गई है कि इस देश को बर्बाद करने में सबसे बड़ा योगदान देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का है। इसलिए अगर ये शिकायत कांग्रेस करती है तो ये शिकायत बेजा नहीं है। पिछले कुछ समय से गांधी परिवार का सत्ता में बना रहना, उसके योगदान के संदर्भ में सवालिया निशान दुर्भावना के साथ खड़ा किया जाता है। आप इस सत्य से रूबरू हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू के संदर्भ में जिस सम्मान के साथ, जिस भाषा में बात की जानी चाहिए, क्या आपको महसूस नहीं होता है वो भाषा नहीं है, वो सम्मान नहीं है, वो स्थान नहीं है? ये एक ऐतिहासिक सच्चाई के संदर्भ में नकारने की कोशिश नहीं है? किसी दल के हो, किसी विचारधारा के हो, जिन लोगों का देश के लिए योगदान है उसको स्वीकार करना चाहिए, मानना चाहिए और आने वाली पीढ़ियों को बताना चाहिए। जी। दूसरी बात, जो हम लोग चर्चा कर रहे थे, जी। सारे पैनलिस्ट ने कुल मिलाकर के अपने अपने शब्दों में बात वही इशारा की। जी। सवाल क्रेडिबिलिटी का है, जो क्राइसिस है क्रेडिबिलिटी का है। जी। चाहे वो जांच एजेंसियों का सवाल हो, चाहे पॉलिटिकल लीडर्स का। जी। हम बीजेपी के आरोपों पर भी सवाल उठा रहे हैं, कांग्रेस के बचाव पर भी सवाल उठा रहे हैं, जी। जांच एजेंसियों के मंशा पर और सुस्ती पर सवाल उठा रहे हैं। कहीं ना कहीं क्रेडिबिलिटी के क्राइसिस के कटघरे में पूरा सिस्टम खड़ा है। दूसरी बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, जो आपने भी मेंशन किया अभी, ये मामला डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका से सतह पर आया जी। या कानूनी प्रक्रिया में आया। और जैसा जो भी लोग सुब्रमण्यम स्वामी को जानते हैं वो ये मानते जरूर होंगे कि वो व्यक्ति किसी के कहने से संचालित नहीं होते जी। और तब तक वो भारतीय जनता पार्टी में भी नहीं थी। जी। और भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं के बारे में भी उनके कैसे विचार हैं वो हम सबसे छुपे नहीं है। अब मैं आता हूं आपके सवाल। जी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज के प्रदर्शन के पीछे कांग्रेस की मंशा जो भी रही, जी। परिवार के साथ एकजुटता रही हो, नेतृत्व के साथ एकजुटता रही हो, लेकिन पॉलिटिकल कल्चर ये कहता है कि आज के प्रदर्शन से कम जो जड़ कांग्रेस हमको नजर आ रही थी पिछले 1-1.5 साल से, हम लोगों ने चर्चा भी की, किसी मुद्दे पर सड़क पर नहीं उतरती, उसमें एक उत्साह का संचार तो हुआ है। जी। ये उत्साह का संचार नेतृत्व के प्रतिष्ठा के प्रदर्शन के दबाव में हुआ हो, जैसे भी हुआ हो, जी। अगर ये संचार बना रहता है तो निश्चित रूप से कांग्रेस को अपने कार्यकर्ताओं को मोबिलाइज करने का मौका मिलेगा। तो बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी राजकुमार सिंह जी की कि अगर नेता पर प्रहार हुआ है तो कार्यकर्ताओं के अंदर विरोध के चलते एक उत्साह का संचार हुआ है। कम से कम कांग्रेस अपने नेताओं के संदर्भ में उठने वाले सवाल का जवाब देने के लिए कार्यकर्ताओं को सड़क पर ला पाई, ये कांग्रेस की एक बड़ी सफलता के तौर पर देख सकते हैं। लेकिन मैं एक सवाल और राजकुमार सिंह जी आपके पास लेना चाहता हूं और फिर एपी सिंह जी के पास आऊंगा। क्या ये प्रदर्शन राहुल गांधी और सोनिया गांधी को सम्मान देने के चलते है, या आप महसूस करते हैं कि सम्मान की अगली कड़ी गिरफ्तारी के तौर पर ईडी की कार्रवाई में अमूमन देखने को मिलती है? पी चिदंबरम का उदाहरण हमें मिला नहीं है। क्या संभावित कदम से अपने नेताओं को बचाने की मंशा के मद्देनजर ये प्रदर्शन किया गया? ये देखो, सम्मान तक तो ठीक है, इससे आगे कोशिश मत करना, हमारे नेताओं के संदर्भ में करोगे तो ठीक नहीं होगा। क्या यह संदेश देने की कोशिश आपको इस प्रदर्शन में दिखती है? क्योंकि एजेंसियां केवल सम्मान से थोड़ी रुकती हैं, पूछताछ और पूछताछ के बाद गिरफ्तारी, एक आशंका तो रहती है। हिमांशु, ये अतीत का अनुभव है, पी चिदंबरम का आपने उल्लेख कर दिया जी। उससे आशंका जरूर बलवती होती है कि बात सम्मान पर रुकेगी नहीं जी। तो कांग्रेस उसी आशंका को दरकिनार करने के लिए राजनीतिक रूप से आक्रामक होने का संदेश दे रही है। मुझे लगता है राजनीतिक दल के तौर पर उसका दायित्व भी है और उसको इसका अधिकार भी तो एक भविष्य की आशंका को लेकर कांग्रेस पार्टी के द्वारा एहतियातन कदम भी इसे मान सकते हैं, जो आज प्रदर्शन के माध्यम से संदेश दिया गया है कि पूछताछ तक तो मामला ठीक है, पर इससे ऊपर जाने की कोशिश हुई तो मामले को और गंभीर स्वरूप प्रदान किया जाएगा। ये शायद एक चेतावनी आज के प्रदर्शन के माध्यम से दी। लेकिन इसके कानूनी पहलू के संदर्भ में मैं जानना चाहता हूं एपी सिंह साहब, और आपसे जानना ये चाहता हूं, जो दलीलें कांग्रेस के द्वारा हैं, ईडी के द्वारा सम्मन है, इसका अगला कदम कानूनी दृष्टि से क्या है? क्या गिरफ्तारी या उससे पहले कानून के रास्ते जमानत? नहीं, देखिए, दोनों रास्ते हैं। जब जांच एजेंसी बुलाती है, सम्मन देती है, चाहे सीबीआई हो, आईटी हो, ईडी हो, बड़ी एजेंसियां हैं, विश्वास करने योग्य जांच एजेंसियां हैं। हमारे संवैधानिक संरचना में, संवैधानिक ढांचे में गणतांत्रिक रूप में इनको अधिकार दिए गए हैं। उन्होंने बुलाया और कांग्रेस का विरोध करना भी जायज है, उनका नेता है, कभी प्राइम मिनिस्टर में कर रहा है परिवार,
तो उनको विरोध करेंगे, और विरोध नहीं करेंगे तो आजकल सोशल मीडिया पे भी दिखाना होता है हमने विरोध किया, न्यूज चैनल को भी दिखाना होता है, और राज्यसभा भी सीटें जानी, एमएलसी भी जानी, आगे के चुनाव भी बनने हैं, सब चीजें होनी है, वो तो करना उनका जायज था। लेकिन जो सबसे बड़ी बात यह है, जो आपका सवाल है कि अगला कदम क्या होगा। अगला कदम निश्चित तौर पर, अगर जांच एजेंसी सेटिस्फाई नहीं होती है एक्यूज तो वो हैं, मुल्जिम तो बन गए, अगर उनके उससे सेटिस्फाई नहीं होती है तो वो फिर इंट्रोगेशन की अवधि को बढ़ाते हैं। उन्हें लगता है जो जिसको बुलाया गया नोटिस जिसको दिया गया नोटिस, उसको गुमराह कर रहा है, बात को घुमा फिरा रहा है, सही नहीं बता रहा है, तो फिर कस्टोडियल इंट्रोगेशन की जरूरत पड़ती है। अगला स्टेप होता है कि वो हम कस्टोडियल इंट्रोगेशन करें, ये नहीं हमें बता रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूं यहाँ पर क्या ईडी सोच रही होगी, क्या अभी बात ये नहीं आती, अभी सोनिया गांधी जी से पूछताछ होनी है, कोरोना उनका सही होगा, ये जुड़ा हुआ मामला है, एक व्यक्ति का मामला नहीं है। इसमें अभी कुछ की दुखद मृत्यु भी हो गई, कुछ लोग थे। अब जस्टिस डिनायल का यही दुखद पहलू भी है कि न्याय इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस डिले और जस्टिस डिनायल का एक अनुभव तो यह है कि इस मामले में 2 और आरोपी थे, एक का नाम था मोतीलाल वोरा, दूसरे का नाम था ऑस्कर फर्नांडिस। केस चलता रहा और दोनों ही ये दुनिया छोड़कर जा चुके हैं। तो इस प्रकरण के संदर्भ में एजेंसी किस तरीके से कार्रवाई कर रही है, ये भी सवाल के दायरे में है। पर मैं आखिरी टिप्पणी के लिए अनिल भारद्वाज जी आपके पास वापस रुक कर रहा हूँ। एजेंसियों की जो कार्य की पद्धति है, प्रक्रिया है, उसमें केवल समन से बुलाकर पूछताछ करना ही नहीं, बल्कि अगला कदम गिरफ्तारी के संदर्भ में भी लोग आशंका जता रहे हैं। आप केवल सड़क के रास्ते से ही समाधान खोजेंगे या अदालत की ओर रुख करेंगे और कोशिश करेंगे अपने नेताओं के संदर्भ में अदालत से राहत पाने की। आज कटाक्ष किया था स्मृति ईरानी ने, जेल से बेल पर है राहुल गांधी, आगे का कदम है। मैंने कहा कि वो राजनीतिक कार्यकर्ताओं की भावना को पार्टी के साथ दिखाने का जो जज्बा था, उसको भी उन्होंने कह दिया कि एजेंसियों पे दबाव बनाने की बात है। हमने कहा कि एजेंसियों पे अगर इससे दबाव बनता है तो उनकी जो विश्वसनीयता है वो कमजोर मान ली सरकार, उनकी विश्वसनीयता को माने। हम तो कह रहे हैं कि जो ईडी का समन है, कांग्रेस पार्टी उसका लीगली भी जो भी उसके विषय में जो हमारे लीगल राइट्स हैं उनका भी अपनी जगह इस्तेमाल करेगी। और निश्चित तौर पे ये कहना, हम तो ये मानते हैं कि हमारे नेता बिल्कुल इसमें बहुत क्लियर होके आएंगे, बहुत साफ साफ है, इसमें किसी तरह का कोई लेन देन नहीं है, किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार नहीं है। ये कहीं ना कहीं जो सरकार है उसकी नीयत पे सवाल है, सरकार की नीयत एजेंसियों का इस्तेमाल करके। एक और सवाल आपसे लेना चाहूंगा, इस कार्यक्रम का आखिरी सवाल अनिल भारद्वाज जी। राहुल गांधी को बुलाया, पूरे देश में आपने प्रदर्शन किया, प्रदेश स्तर पर प्रदर्शन किया, दिल्ली में प्रदर्शन किया, क्या लगता है समाधान मिल गया? सोनिया गांधी को नहीं बुलाया जाएगा या सोनिया गांधी को बुलाया जाएगा और ये प्रदर्शन की कहानी को दोबारा दोहराया जाएगा? उन्होंने स्पष्ट किया है कि ना वो डरेंगे, ना दबेंगे, ना झुकेंगे, वो पाक साफ है, पाक साफ होके आएंगे। धन्यवाद। तो कुल मिलाकर पाक साफ है ये कह रहे हैं, लेकिन आप मेरा शायद सवाल नहीं सुन पाए अनिल भारद्वाज जी। मेरा सवाल था कि अभी सोनिया गांधी जी की पेशी की भी तारीख निर्धारित है 23। क्या अनिल भारद्वाज जी को उम्मीद है कि केंद्र सरकार या ईडी आज के प्रदर्शन से डरकर सोनिया गांधी की पेशी टाल देगी, या पेशी तो होगी तो वो अकेली आएंगी, या इसी प्रकार का एक बार फिर जनसमूह लेकर आप पहुंचेंगे, देश भर में प्रदर्शन करेंगे? क्या कुछ कांग्रेस की तैयारी है इस संदर्भ में, कोई स्पष्टता है? देखिए, कांग्रेस का कार्यकर्ता अपने नेता के साथ हमेशा तैयार था और तैयार है और तैयार रहेगा। इसमें भविष्य के सवाल के लिए कि हम किस तरह से उसको पेश करेंगे, मैं अभी कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूँ, लेकिन निश्चित तौर पे हम अपने नेतृत्व के साथ खड़े हैं, अपनी नेता के साथ खड़े हैं, और सोनिया जी के साथ की पूरी मजबूती से देश भर का कांग्रेस का कार्यकर्ता खड़ा है। तो कुल मिलाकर अगर हम इस विषय के मर्म पे पहुंचे तो कुल मिलाकर केंद्रीय एजेंसी, कांग्रेस पार्टी और केंद्र सरकार, तीनों की साख इस प्रकरण के चलते दांव पर लग गई है। समय रहते इसमें सच का सामने आना जरूरी है। अभी कुल मिलाकर वातावरण ये है कि एक तरफ कांग्रेस के प्रति सद्भाव रखने वाले लोग हैं जो ये मानते हैं कि केंद्रीय एजेंसी का इस्तेमाल केंद्र सरकार अपने राजनीतिक प्रतिशोध के लिए कर रही है। एक वर्ग है जो ये महसूस करता है कि कांग्रेस पार्टी अपने संगठन की आड़ में घालमेल करने वाले नेताओं को बचाने की कोशिश कर रही है।
तीसरा सवाल इस संदर्भ में कि क्या वाकई केंद्रीय एजेंसी इतनी निष्पक्षता और तत्परता के साथ काम कर रही है जो उन्हें करना चाहिए। कुल मिलाकर सब तरफ सवाल हैं। इन सवालों के उत्तर समय रहते मिलना जरूरी है, नहीं तो आखिरी में नतीजा तो कुल मिलाकर यही निकलेगा कि 75 साल का लोकतंत्र आज भी स्वतंत्र रूप से कार्य करने में सक्षम नहीं है। न्याय के संदर्भ में किसी भी देश को आग्रही होना चाहिए। यदि चेहरों के अनुसार न्याय करने की कोशिश की जाएगी तो वह देश की प्रभुसत्ता पर सवाल ही पैदा करेगा। उम्मीद करते हैं कि इस मसले के संदर्भ में राजनीतिक समाधान नहीं बल्कि न्यायपूर्ण समाधान देखने का अवसर देश के सम्मुख आएगा। हमें उस अवसर का इंतजार रहेगा। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज के शेर का। गांधी परिवार, नेहरू परिवार, जिसकी इतनी प्रतिष्ठा रही है, जिसका इतना आदर रहा है, जिसका इतना सम्मान रहा है, आज उससे जुड़े हुए नेता जिस प्रकार के आरोपों के घेरे में वो बड़ा तकलीफदेह है। लेकिन इसी को समय का फेर कहते हैं। इसी संदर्भ में रहीम दास जी ने ये लिखा कि रहीमन चुप हो बैठिए देख दिनन को फेर, कि रहीमन चुप हो बैठिए देख दिनन को फेर, जब नी के दिन आई हैं बनत न लगी ढेर। अर्थात जब बुरे दिन आए हों तो चुप ही बैठना चाहिए, क्योंकि जब अच्छे दिन आते हैं तब बात बनते देर नहीं लगती। रहीम दास जी ने यह कहा था। तो क्या कांग्रेस को इस संदर्भ में इंतजार करना चाहिए या कांग्रेस को अपने नेता के साथ में इसी प्रकार से खड़े रहना चाहिए? फैसला कांग्रेस को करना है। लेकिन अब हमें लेनी है इजाजत। कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। तब तक के लिए सादा पड़ा।